मुझे याद दिला देना शुरू में ही, ठीक है? ओके। थैंक यू। Memory address is linear. Is addressed linearly. That means the memory is sequentially organized. Sequential means आप लोकेशन नंबर, मान लो आपका जो मेमोरी है लोकेशन नंबर 100 पे हो, तो आप 101 में ही जाओगे नेक्स्ट टाइम, 102 उसके बाद आप जंप नहीं कर सकते। हाँ, जंप होगा कब? अगर आपके पास कोई, अगर मान लो लूप है, या तो आपने कोई अगर इंटरप्ट यूज किया है, तो दिस थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स, वी कैन we will see later on how memory is organized and how memory is accessed. For the time being, you please remember the memory in von Neumann architecture is linear. That means it has sequential access. Please remember this point. बाकी हम लोग बाद में देखेंगे, अभी आपको बोलेंगे तो भी आपको समझ में कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है? सो आप बस ये याद रखो कि लीनियर एक्सेस होता है इन von Neumann architecture. Memory is addressed linearly. Then third point is memory is addressed by the location number without regard to the data contained within it. Okay, ये क्या बोला गया है? मेमोरी इज एड्रेस्ड बाय इच लोकेशन नंबर। आप लोकेशन, मेमोरी लोकेशन के हिसाब से उसको एक्सेस करते हो, ये यहाँ पे बोला गया है। उसके अंदर कौन सा डेटा है उसके रिगार्डिंग हम लोग उसको एक्सेस नहीं करते। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। we are accessing memory locations but we are not accessing data within it। अब उसके अंदर कौन सा डेटा है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जब भी एक्सेस करते हैं इन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर थ्रू मेमोरी लोकेशंस, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। द fourth point is memory is split to small cells with the same size. Their ordinal numbers are called address number. Please skip the fourth point. Whenever we will discuss RAM and ROM architecture, then we will see how to split a memory, ओके, एंड व्हाट इज द एड्रेस नंबर्स। ये पॉइंट आपके लिए अभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये आप स्किप कर दो अभी, उस समय हम लोग इसको डिस्कस करेंगे वहां पे। इज देयर एनी क्वेश्चन? जस्ट यू रिमेम्बर द फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपको ये याद रखने होंगे। सेकेंड पॉइंट और ये दोनों पॉइंट आप जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लोगे पूरा सिलेबस, तो ऑटोमेटिकली आपको ये सब पता चल जाएगा कि ये पॉइंट है क्या। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। Program consists of sequence of instructions. It is known to us. You have seen in your C programming that one program consists of many lines. One line may be printf, number of enter the number, then scanf, scan the number. So these programs are consist of sequence of instructions. एक program के अंदर बहुत सारा आपका instruction हो सकता है, which is absolutely true. Instructions are executed in order, they are stored in the memory, which is also true. Instructions are executed in order, they are stored in the memory. अगर आपने मेमोरी में स्टोर किया हुआ है तो वो इन ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा। क्यों? बिकॉज द मेमोरी इज लीनियरली organized. Linear organized means you need to execute or you need to access memory in sequential order. So obviously instructions आप अगर वहां पे store करोगे तो वो automatic one by one execute होगा। Okay, this is fine. Next is sequence of instructions can be changed only by unconditional or conditional jump instructions. It is true. Sequence कब break होगा? जब आप कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप यूज करोगे। आपने गो टू यूज किया है अपने सी प्रोग्राम पे? गो टू यूज किया होगा अपने सी प्रोग्राम पे कभी कभी। यस यस, आई विल शेयर दैट। ओके अनुज, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, तो गो टू जब भी आपने यूज किया है तो आपका वो हो गया अनकंडीशनल जंप। गो टू जब आप
आप करते हो, गो टू करने के टाइम पे आपने अनकंडीशनली जंप कर दिया, कोई कंडीशन चेक नहीं किया, जस्ट आपने बोल दिया गो टू लाइन नंबर या तो गो टू लेवल दिस, तो उस लेवल पे जो है आप वहां पे डायरेक्टली जंप कर गए हो, स्कीपिंग अदर लाइंस इन बिटवीन. ओके, you have skipped other lines in between and you have directly jumped to some other memory locations, so that is your unconditional jump, and go to is harmful for your प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. गो टू बहुत हार्मफुल है. सो मॉड्यूल जो अभी के जो प्रोग्रामिंग स्टाइल्स है वहां पे गो टू रेकमेंड नहीं करते. And one is conditional jump. Conditional jump means if let's say there are many conditional instructions are there. Let's say if statement, if a is greater than b, then go do this, else do this. सो वो क्या है, वो आपका कंडीशनल जंप है. अगर आपका ये हुआ तो यहाँ पे जाओ, नहीं हुआ तो वहां पे जाओ. तो आप वहां पे भी एक दो लाइन स्किप करके आते हो इफ एल्स पे. वैसे ही आपका दूसरा जो है आपका स्विच केस है, सो वहां पे क्या होता है, वो दीज आर दी कंडीशनल जंप. आप कंडीशन चेक करते हो, अगर ट्रू है तो आप कहीं और जाते हो, अगर फॉल्स है तो कहीं और जाते हो. लेकिन एट द एंड आपका वो लूप खत्म होने के बाद आपको फिर से वहीं पे रिटर्न आना होता है उस लूप के बाद. जैसे कि आपने मान लो कोई फंक्शन कॉल किया है, वहां पे भी आपका क्या होता है, वो कंडीशनल जंप हो जाता है कभी कभी फंक्शन कॉल के टाइम पे भी. किसी कोई फंक्शन आपने कॉल कर दिया, डेफिनेशन कहीं और लिखा हुआ है, तो वी नीड टू रीडायरेक्ट टू दैट definition. That means control needs to be execute that function definitions. Okay, after completing those function definitions you need to again return to your main program and then sequential execution again starts. So these are the things followed by von Neumann architecture. Sequence of instructions can be changed only by unconditional or conditional jump instructions. Nowadays, unconditional jump बहुत ही रेयरली देखने मिलता है. दैट गो टू स्टेटमेंट कहीं पे यूज होता नहीं है. ठीक है, कंडीशनल जंप्स आर मोर फ्रीक्वेंट और unconditional jumps are very harmful for our programs. So you please avoid unconditional jumps. And then third point is instructions, characters, data and numbers are represented in binary form. It is absolutely fine. हमको पता है कि CPU can execute only in binary numbers 0 or 1. Von Neumann architecture follows the same criteria and it is also true for हार्वर्ड आर्किटेक्चर. हार्वर्ड आर्किटेक्चर भी वही है जो von Neumann आर्किटेक्चर बोल रहा है. यहाँ पे बाइनरी ही एग्जीक्यूट करेंगे बिकॉज वी नो आवर सीपीयू कैन एग्जीक्यूट ओनली binary numbers, that is 0 or 1. Any confusion? Next, this is the architecture, or you can say this is the diagrammatic view of von Neumann architecture, where you can see ALU is present, control unit is present, memory is present, and then input output. Okay, there are four main unit: ALU, control unit, memory, and input output unit. These are the control lines. Okay, because I already told you people, control unit is responsible to generate all the signals for all the other units. That means यहाँ से अगर signal ALU पे नहीं जाएंगे तो ALU कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करने वाला. यहाँ से अगर मेमोरी में कोई सिग्नल पास नहीं होगा तो वो मेमोरी में स्टोर नहीं होगा. यहाँ से अगर इनपुट आउटपुट में हम लोग सिग्नल पास नहीं करेंगे तो भी इनपुट आउटपुट काम नहीं कर पाएंगे. सो दीज आर ऑल बाइडायरेक्शनल. बाइडायरेक्शनल मीन्स signal can be passed through control unit as well as control unit can also transfer signal to that unit. So these are bidirectional, and one single directional or one directional arc can be seen here in between control unit and memory. That is your data provide करने के लिए. ठीक है, and these are bidirectional, the data and control. So and this is the architecture of von Neumann architecture, where you can see only one memory unit is present. Only one memory unit is present where we need to store program as well as data.
Then you can discuss the advantages of von Neumann architecture. What are the advantages? The first point they have written here: control unit gets data and instruction in the same way from the memory, from one memory. It simplifies design and development of the control unit. Yes, absolutely fine. Because we are using on single memory architecture, only one memory is present where we are storing our program as well as data. So it simplifies the design of our architecture. It is true, अगर आप दो यूज करोगे तो आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको दो यूनिट, आपको मेमोरी यूनिट कंट्रोल करने होंगे, which is true in case of Harvard architecture. That is why that architecture is complex in comparison to your von Neumann architecture. The second point is data from memory and from devices are accessed in the same way. Yes, it is also true. मेमोरी में जैसे डेटा हम लोग मेमोरी से जैसे स्टोर एक्सेस करते हैं, इनपुट आउटपुट में जो डेटा हमको इनपुट आउटपुट के थ्रू मिलता है वो भी हम लोग सेम वे ही एक्सेस करते हैं. दैट मीन्स सिक्वेंशियली. इनपुट आउटपुट मीन्स आप अगर हार्ड ड्राइव यूज करते हो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, these are input outputs. So data from memory and devices are accessed in the same way. It is true. Memory organization is in the hands of programmer. Memory organization is in the hands of programmer. Yes, it is true. और ये point अभी आपको समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड दैट पेजिंग कंसेप्ट. पेजिंग अगर पढ़ोगे तब जाके ये समझ में आएगा. सो वी विल डिस्कस द थर्ड पॉइंट लेटर. ओके. देन वन न्यूमैन आर्किटेक्चर डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आ रहा है? सीरियल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग डज नॉट अलाउ पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. यस, सीरियल एग्जीक्यूशन हो रहा है, सो पैरेलल एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली. यहाँ पे वॉन न्यूमैन में पैरेलल एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्स है. हम एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इट एंड इट अलाउज serial execution. That is why parallel execution is not permissible in case of von Neumann architecture. Parallel executions are stimulated later by the operating system. It is true, parallel execution हम कर सकते हैं, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से. आर्किटेक्चर से हमको कोई मदद नहीं मिल रहा कि पैरेलल एग्जीक्यूशन हो. वहां पे वी आर एग्जीक्यूटिंग पैरेलली सम इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट बाय द आर्किटेक्चर व्यू. ये हम लोग पढ़ रहे हैं आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर सपोर्ट नहीं करता, सीरियल एग्जीक्यूशन सपोर्ट करते हैं, पैरेलल एग्जीक्यूशन सपोर्ट नहीं करते. And also you please remember your CPU, whatever CPU we are using, okay, right now those CPUs are capable of doing parallel execution. Q, because we are using some upgraded or latest CPU where we have dual core, we have hyper threading, all those things are available. But ये जो आपका chapter जो है, आपका जो syllabus है, they consider they have only one CPU where you can execute single instruction. So अभी से आप इस ध्यान पे रखो, आपके माइंड पे ये बिठा लो कि this syllabus, whatever syllabus in computer system architecture they have provided you, they consider only single CPU. They have only one CPU where you need to execute one instruction at a time. ये यहाँ पे parallel execution नहीं हो रहा है, ठीक है. And what von Neumann architecture says, it suggests serial execution, not parallel execution, because only one CPU is present. वहां पे कोई ड्यूअल कोर नहीं है, वहां पे कोई हाइपर थ्रेडिंग नहीं है, वहां पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प ही नहीं है. वहां पे बस एक सीपीयू है, जिस सीपीयू पे एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, एंड दैट comes from von Neumann architecture. Von Neumann architecture says that it can execute one instruction at a time, and it also um, it is also supported serial instruction processing, not parallel instruction. That means parallel execution von Neumann architecture में नहीं होता. Then the bus is bottleneck. One bus is a bottleneck. Only
one information can be accessed at the same time. Only one information can be accessed at the same time. बस ये यहाँ पे क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, तो आप एक टाइम पे बस एक साइड से ही इंफॉर्मेशन भेजोगे और वहां से भी एक सीरियल एग्जीक्यूट करोगे, लीनियरली एग्जीक्यूट करोगे. तो these are the disadvantages of von Neumann architecture. The third point says that instructions stored in the same memory as the data can be accidentally rewritten by an error in a program. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपका जो मेमोरी है, मान लो आपने यहाँ पे प्रोग्राम स्टोर किया है और यहाँ पे डेटा स्टोर किया है, तो एक्सीडेंटली क्या होता है, मान लो कभी कभी ये जो लास्ट लाइन यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो एक्सीडेंटली यहाँ पे भी रिटर्न हो सकता है, यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं हम लोग. तो वो एक्सीडेंटल केसेस वहां पे हो सकता है कि आपका डेटा मिक्स हो जाए, प्रोग्राम और डेटा मिक्स हो जाए. प्रोग्राम आपने कहीं पे स्टोर करना था, कहीं और कर दिया, तो वो गलती से मिक्स हो सकता है यहाँ पे. दैट इज योर डिसएडवांटेज ऑफ von न्यूमैन आर्किटेक्चर. ये जो पॉइंट है, ये बहुत पहले के ऊपर है, मतलब जब von न्यूमैन आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था 1960s 70s, उस समय की बात हो है. अभी नहीं होता है, अभी बहुत सारा प्रोटेक्शन यूज करते हैं हम लोग, जिसके थ्रू ये हो नहीं पाता कि एक्सीडेंटली भी कहीं पे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा. लेकिन ये ट्रू है अगर हम लोग अर्ली डेज में जाएंगे, मतलब 1960s 70s में जाएंगे, उस समय इतना डेवलप हुआ नहीं था कंप्यूटर सिस्टम. उस समय की बात है कि अगर प्रोग्राम और डेटा मिक्स हो जाएंगे तो एरर वहां पे आ जाता है. ठीक है, वो होने के चांसेस है वहां पे. Then Harvard architecture. What is Harvard architecture? I already discussed some points. You can see the architecture directly here. You can see program memory and data memory is different in case of Harvard architecture. In case of von Neumann architecture, we have only single memory, one memory. But in case of Harvard architecture, they have separated in two memories. One is program memory and another is data memory. Other components are same: CPU, input output devices, control unit, ALU, all those things are there, but the memory is separated in two parts. First part is program memory is different and data memory is different. Now you can say parallel execution can be can be easily achieved because प्रोग्राम हमारा जो बस है, दिस इज द बस, ये बस हमको प्रोग्राम लाके देगा यहाँ पे और यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग डेटा लाके देंगे. दिस टू बसेस, यहाँ पे एक ही बस है, सॉरी यहाँ पे दो बस है. ठीक है, तो एक बस से प्रोग्राम आएंगे, एक बस से डेटा आएंगे. लेकिन हमारा जो von न्यूमैन आर्किटेक्चर था, वहां पे आप देख सकते हो एक ही बस के थ्रू हमको दोनों काम करना है. एक ही बस के थ्रू हमको दोनों काम करना है. हमको प्रोग्राम भी लेके जाना है मेमोरी पे, हमको आप प्रोग्राम के साथ साथ डेटा भी लेके जाना है. दैट मीन्स एक टाइम पे हम एक ही लेके जा सकते हैं, या तो प्रोग्राम या तो डेटा. सो दैट इज नॉट एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन. यहाँ पे देखो प्रोग्राम एंड डेटा साइमल्टेनियसली लोड कर सकते हैं हम लोग सीपीयू पे. वी कैन लोड प्रोग्राम एज वेल एज डेटा साइमल्टेनियसली in CPU in Harvard architecture. Because of that facility, we can have parallel execution in Harvard architecture, but which is not possible in case of von Neumann architecture because we are storing program and data in the same memory, and after that we have a single connection between memory and CPU, and that bus is a half duplex mode. That bus, whatever bus we have in our von Neumann architecture through CPU and memory, that bus can capable of doing only one instruction at a time. So at a time we can transfer program, either program or data. So at the same time we cannot store or we cannot load both program and data in case of von Neumann architecture, which is not true in case of Harvard architecture. Harvard architecture is totally different in that scenario. That means program memory and data memory can be loaded directly to the CPU at the same time.
This is the main difference between Harvard and von Neumann architecture. Okay, is there any question? Okay. So what are the advantages of von Neumann architecture? Von Neumann architecture has two memories, so parallel execution can be made. This is the first advantages. Then development of control unit is expensive and needs more time. This is, I don't know, they have written the disadvantages in the advantages page. ये तो disadvantage है because if you are using two different types of memory, program and data memory, so you need complex architecture. That means it increases the complexity of the architecture. Okay, and because of which the control unit is expensive. That means control unit expensive हो जाता है, मतलब यहाँ पे आपका जो दाम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि आप पैरेलल एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपको दो मेमोरी चाहिए होता है, दो मेमोरी यूज करोगे तो आर्किटेक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेंगे, और कॉम्प्लेक्सिटी जैसे ही बढ़ेंगे उसका दाम बढ़ जाएगा. Data and instructions are accessed the same way. That is fine. Data and instructions are accessed the same way. Both memories can use different cell sizes. Yes, this is one advantage. आप सेल साइज जो है, आपका जो मेमोरी प्रोग्राम मेमोरी है और डेटा मेमोरी है, that are different in Harvard architecture and you can differently divide them. How to divide we will see when we discuss RAM and ROM. Okay, वहां पे हम लोग देखेंगे कि RAM ROM कैसे डिवाइड किया जाता है, डिकोडर कैसे प्लेस किया जाता है. But that is the in Harvard architecture we have that liberty to divide both the memories in different way. But in case of von Neumann architecture we have only one memory unit एंड वहां पे वो लिबर्टी नहीं है. आप दोनों, मतलब वहां पे तो एक ही है, तो वहां पे जैसे करोगे उसी तरह वो जाएगा. ठीक है. Then what are the disadvantages of Harvard architecture? Free data memory cannot be used for instruction and vice versa. And production of a computer with two buses is more expensive and needs more time. फर्स्ट पॉइंट यू प्लीज कीप इट बिकॉज यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा वो अभी. सेकेंड पॉइंट, यू ऑलरेडी I already discussed with you people that if you are using two memory unit, then architecture may be complex and it will increase the cost. So Harvard architecture है तो पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन ये यूज नहीं होता है हमारे कंप्यूटर में. जो हमारा कंप्यूटर है अभी के टाइम के, वो सब के सब von Neumann architecture फॉलो करते हैं. Because why? Can anyone tell me why we have not used Harvard although we have a parallel execution in Harvard architecture? Any idea? Any idea? You please think it and I will ask in the next class. Okay. Why Harvard architecture have not used in our day-to-day lives computers, although we have parallel execution and we need parallel execution, but we are using von Neumann architecture. Although in von Neumann architecture we don't have any parallel execution. We have parallel execution, we can execute parallelly, but the architecture is not that means that von Neumann architecture is not giving that liberty, okay, which is provided by Harvard architecture. Harvard architecture में आर्किटेक्चर ही प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों को कि पैरेलल एग्जीक्यूट करो आप, लेकिन von Neumann में वो नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग करते हैं somehow. वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करते हैं, वर्चुअल मेमोरी के थ्रू करते हैं, वो अलग बात. लेकिन हार्वर्ड आर्किटेक्चर की यूज नहीं करते हम लोग. वो आप सोचो, आप सर्च करो, then we will see in the next class. Okay. Then what is the uses or applications of Harvard architecture? Harvard architecture is used primarily for small embedded computer and signal processing. Harvard architecture जो है वो बेसिकली सिंगल टास्क के लिए यूज किया जाता है. लेट्स से माइक्रो कंट्रोलर. डू यू नो व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक ही
फंक्शन बार बार रिपीट करता है। माइक्रो कंट्रोलर आपको कहीं पे भी मिल जाता है आजकल, जैसे कि मान लो दिवाली में जो हम लोग लाइट जलाते हैं ना घर में, वो लाइट जो है उसमें एक सिंगल स्मॉल सा माइक्रो कंट्रोलर लगा रहता है। उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि वो फ्रीक्वेंसी को बार बार मतलब चेंज कर देना, ताकि आपका जो लाइट इधर उधर हो रहा है ना, आपका जो लाइट है कि कभी बहुत देर तक जल रहा है फिर ऑफ हो रहा है, कभी ब्लिंक हो रहा है, उसका उस माइक्रो कंट्रोलर का काम वही है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करना हर एक इंटरवल के टाइप बाद। तो वहां पे उस तरह के फंक्शंस के लिए, उस तरह की एप्लीकेशंस के लिए हार्वर्ड आर्किटेक्चर इज रेस्पॉन्सिबल, एंड इट इज हार्वर्ड आर्किटेक्चर इज good for that small embedded computers and signal processings. But von Neumann is better for desktop computers, laptops, workstation, high process performance computers. Why? Because von Neumann architecture is a generalized idea actually. फॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है जनरलाइज काम के लिए यूज किया जाता है, और हार्वर्ड आर्किटेक्चर आप याद ऐसे ही रखो, फॉन न्यूमैन फॉर जनरल, जहां पे आपको सब कुछ करना है। आपको सब कुछ करना है, जैसे कि आपको मान लो वर्ड फाइल भी लिखना है, आपको अगर एक्सेल फाइल भी करना है, आपको अगर आपको कोई अगर सॉफ्टवेयर आपको एग्जीक्यूट करना है तो भी करना है, तो दिस टाइप ऑफ जनरलाइज्ड कंप्यूटर्स कैन यूज von Neumann very easily, but Harvard architecture is totally application specific. Next. Okay, so you can go through these two slides where differences between Harvard and von Neumann. Same thing is they have repeated here. Okay, so you can go through. I will upload this slide in your Blackboard. Okay, and we will meet in the next class. Thank you.